हेलो एवरीवन। नंदिनी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है खुशबू। सो लेट्स स्टार्ट विद द 9th क्लास एनसीईआरटी ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपके लिए ये सीरीज जो हो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो, क्योंकि आप बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे भागते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स में क्या दे रखा है, लेकिन जब तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे चीज़ें आगे समझ आना मुश्किल है। तो इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं, तो हम पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है स्टोरी ऑफ पालमपुर की दे रखी है, ठीक है। स्टोरी ऑफ पालनपुर। सी, ये स्टोरी कभी नहीं पूछी जाएगी आपको, लेकिन आप इसके अंदर जो टर्म्स दे रखे हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि स्टोरी जो है इसके अंदर एक स्टोरी है, ये एरिया जो कि है पालमपुर। अब इस पालमपुर एरिया के अंदर रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, फार्मर्स हैं, जो कि आप अपने घर के आसपास देखते हो। विलेज से एक छोटा, विलेज से एक बड़ा। विलेज जो होता है एक छोटा होता है, उससे ऊपर जाएगा नगर निगम आएगा, ठीक है, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मान लो, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो उसको हम एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट मान रहे हैं, ठीक है, पालनपुर। अब यहाँ पे देखें तो हमें बहुत सारी यहाँ पे स्मॉल लेवल पे एक्टिविटीज दिखाई देंगी, फार्मिंग लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, और कुछ सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज हमें यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। वहाँ पे रोड्स होंगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, आप लोगों की रेलवेज होंगी। देन यहाँ पे कुछ लोग फार्मिंग कर रहे होंगे, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, कोई एजुकेशन में काम कर रहे होंगे, कुछ हेल्थ में काम कर रहे होंगे, कोई डॉक्टर्स होंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो ये स्टोरी के अंदर ये चीजें बताई गई है। तो इस डिस्क्रिप्शन से हमें ये फील होता है कि इसके अंदर हर तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो चल रही है। प्राइमरी भी चल रही है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि डायरेक्टली आपका रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटीज, लाइक एग्रीकल्चर हो गया आपका, ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। सेकेंडरी होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं सम फाइनल गुड्स के अंदर, जैसे कि आपका इंडस्ट्रीज, जो कपड़े आप पहनते हो ये आपका आएगा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। और टर्शरी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्शन होता है उसको बेचने का काम जो करते हैं, या सर्विस इंडस्ट्री का जो काम करते हैं। जैसे कि आज मुझे पता है कि ये पालमपुर की स्टोरी क्या है, मैं आज आपको आके एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एज एजुकेशन इंडस्ट्री, बट दिस इज ऑल्सो called as service industry and it is also called as tertiary industry। तो ये 3 टर्म्स आप याद रखना, जो कि अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इनका बार बार नाम जो है वो इस्तेमाल हुआ जाएगा। नाउ अब आता है कि जो गांव का आपने देखा होगा पिक्चरों के अंदर, जब भी आप देखते हो पिक्चर के अंदर स्टोरी कहाँ से शुरुआत होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है, बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रही होती है, या फिर कोई आपको डिक्टेट कर रहा होता है कि एक गांव है, इस गांव के अंदर ऐसा परिवार है, इस गांव के अंदर देखो रोड्स हैं, ऐसी स्कूल्स हैं, ऐसे कॉलेज हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं, यहाँ पे छोटी छोटी एग्रीकल्चर लेवल पे भी होती है। तो ये पालमपुर की स्टोरी भी बिल्कुल वैसी है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर अब आता है कॉन्सेप्ट की बारी। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे टर्म आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का एम क्या होता है? आप ये बताओ कि अगर कोई कहीं कोई कपड़ा बना के कपड़ा बेच रहा है तो कपड़ा क्यों बना रहा है? क्यों उसको डायरेक्टली वूल कोई नहीं पहना जा सकता है? कपड़े की जरूरत क्या होती है? कपड़े की जरूरत ये होती है कि कोई इस तरीके से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाए कि वो जनता को एक यूजफुल मैनर के अंदर जनता तक पहुंचे, राइट। सो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी रियली वांट। आपको अगर कोई बोल देगा कि अरे यार जो ऊन है उसकी बुनाई मत करो, डायरेक्टली पहन लो, तो नहीं पहन पाओगे। ऊन को कैसे लपेटोगे अपनी बॉडी पे? आपको उसके लिए चाहिए स्वेटर, स्वेटर चाहिए तभी तो आप पहन पाओगे, जैकेट चाहिए तभी तो आप पहन पाओगे। सो इसलिए चीजों का प्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि आज आपके दिमाग में आया कि अरे अब मेरे को कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, अब मेरे को ऊन से कपड़ा बनाना है। तो ऐसे दिमाग में आने से नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, और वो रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो फिक्स्ड होती है। उसके अलावा जो चाहिए वो दैट इज अ बोनस पॉइंट। बट ये रिक्वायरमेंट्स के जो पॉइंट्स मैं अभी बताने वाली हूँ ये तो डेफिनेटली आपको वो पॉइंट्स प्रोडक्शन के अंदर चाहिए। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है लैंड।
आप एक बात बताइए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका मेन सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आपको क्या चाहिए? जमीन चाहिए। जमीन चाहिए कि तभी तो आप चीज़ें उसमें सेटअप लगा पाएंगे, मशीन्स लगा पाएंगे और फिर ऊन से आप कपड़ा बना पाएंगे, स्वेटर बना पाएंगे, राइट? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है लैंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, ठीक है। अब लैंड वो कोई भी लैंड हो सकता है, आपका वाटर लैंड हो सकता है, वाटर के पास हो सकता है, आपका रिसोर्सेज अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया के अंदर हो सकता है। आजकल फॉरेस्ट एरिया के आसपास भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज बन रही है। अगर आप मनाली की तरफ जाओ या तमिलनाडु की तरफ जाओ या ऊटी वाले साइड जाओ तो आपको फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी देखेंगे काफ़ी सारी आपको इंडस्ट्रीज वहाँ पे ग्रो करती हुई दिखाई देती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जो पूरा आपका गुरुग्राम वाला एरिया है वो बिल्कुल पहले फॉरेस्ट एरिया था, अभी उसको कट करके वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो हमने डेवलप की है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। लैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, ओके। वो लैंड कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास ज़मीन आ गई, अब ज़मीन आ गई तो अब आपको क्या चाहिएगा कि जो ऊन को कन्वर्ट कर सके क्लोथ्स के अंदर, तो आपको उसके लिए क्या चाहिएगा? या तो आपको लेबर चाहिएगा उसको काम को करने के लिए, और वो कोई भी हो सकते हैं। पहले इनिशियल लेवल पे बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो कि बाहर से लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो फैमिली मेंबर्स ही स्टार्ट करते हैं, जो कि पुराने ज़माने में होता था, राइट। लेकिन अभी क्या चाहिए? अगर डायरेक्टली अगर इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है तो हमें बहुत सारे लेबर चाहिए ताकि वो ये काम कर सके कि आपके ऊन को टेक्सटाइल के अंदर, जो कपड़ा आप जैकेट पहनते हो उनके अंदर कन्वर्ट कौन करेगा? उसके लिए आपको लगेंगे लोग। सो दे आर कॉल्ड एज लेबर। और अब लेबर कौन होगा? ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को भी आओगे और बोलोगे कि आप मेरी कंपनी में काम कर और मेरी फैक्ट्री में काम कर। नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर हम उनको बोलेंगे हु इज विलिंग टू वर्क, जो कि वर्क करने के लिए विलिंग है, उसको हम बोलेंगे लेबर, जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर काम करेगी, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या वो जो वर्कर्स जो को रिक्रूट करेगा, लेबर को जो रिक्रूट करेगा, उनको क्या मिलेंगे? मालिक उनको सैलरी देंगे या फिर वेजेस देंगे। सैलरी और वेजेस में भी डिफरेंस है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आप ये ध्यान रखो कि अगर आपने कोई काम किया है तो आपको कोई एक पर्टिकुलर इसका अमाउंट जो है वो मालिक जो है वो आपको देता है और लेबर उसी तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया कि अब आपने दिमाग में सोचा कि चलो ठीक है, लैंड आ गई आपके पास, अब आपके पास आ गई लेबर्स आ गए। लेबर्स के बाद ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के पार्टी करेंगे। अब आपको कोई ऐसी मशीन्स चाहिए, कोई ऐसे टूल्स चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर जो भी आपका ऊन है उसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ें लगेगी उसको हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ध्यान रखना कि जो फिजिकल कैपिटल है ये फार्मिंग इंडस्ट्री में भी लगता है। कैसे? अगर किसान कोई अनाज उगाता है उसको हमारे घर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, उसको जनरेटर लगता है, उसको टरबाइन लगता है, ठीक है, उसको हल जोतने की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, फिर उसको वेयर हाउस इंडस्ट्रीज लगती है, तब जाके फाइनली हमारे पास हमें मार्केट के अंदर सब्जियां फल वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मिलती है। तो ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना फिजिकल कैपिटल को हम एक टर्म से नाम लेंगे जिसको हम हमेशा बोलेंगे कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को हम हमेशा नाम से बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल का अगर हिंदी में हम मतलब समझे तो इसका मतलब होता है पूंजी, कि आपकी कितनी पूंजी जो है वो लग रही है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल एंड ऑब्लिक कैपिटल। ठीक है, तो ये आपने अब तक समझा कि आपको ये तीन तरीके की चीज़ें हो गई। नाउ फिजिकल कैपिटल के अंदर के अलावा एक और कैपिटल होती है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है? अब आपने इंडस्ट्री लगाने के लिए फैक्ट्रीज लगा दी, मशीन्स लगा दिए, टूल्स लगा दिए, उसके साथ आपको ज़रूरत होती है कि ह्यूमन उसको कुछ काम करे, ह्यूमन उसके अंदर इंटरवीन करे। अब मान लो मैंने लैंड लगा दिया, फैक्ट्रीज लगा दी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि फैक्ट्री को ऑपरेट कैसे करना है, मशीन्स को ऑपरेट कैसे
कैसे करना है, टूल्स को ऑपरेट कैसे करना है, तो मेरे पास उसका नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए जो नॉलेज चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ये दो कैपिटल्स आप याद रखना, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो अगर हम ये बात करें, सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि आपको अगर कोई भी खेती नहीं, कोई भी प्रोडक्शन करना है कोई चीज के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या लगता है, लैंड लगता है। लैंड के बाद आपको लगेगा लेबर के बाद आपको लगेगी फिजिकल कैपिटल, और फिर आपको लगेगी ह्यूमन कैपिटल। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। अब हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, बट फिर भी एनसीईआरटी के अंदर सेपरेट पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैं आपका एक एक का डिस्क्रिप्शन थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके बता देती हूँ। आप यहाँ तक चीजें नोट डाउन कर लीजिए, लेबर, लैंड, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको कितना क्लियर है, और अगर इसके अंदर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा क्लियर है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो। नाउ अगर अब हम बात करें लैंड, तो अगर लैंड की बात करें, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, लैंड हमेशा फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड एज एन कि अगर आपने कोई फैक्ट्री के लिए कोई सेटअप बनाया है तो वो उतने स्क्वायर के अंदर ही होगा, और उतना स्क्वायर ही आप एक्वायर करते हो। अगर नेक्स्ट आप करते हो तो उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, वो आप गवर्नमेंट से खरीदते हो या किसी प्रॉपर्टी डीलर से खरीदते हो। बट ओवरऑल अगर देखें तो लैंड को कभी आप वेरी नहीं कर सकते, लैंड को आप फिक्स ही रखते हो। तो लैंड को होता है वो फिक्स होता है, लेकिन मेजर कंस्ट्रेंट क्या आता है लैंड के अंदर, अगर कोई भी अगर लैंड लगाते हैं तो मेजर कंस्ट्रेंट आता है कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी कैसी है। अगर हम फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बंजर भूमि होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं लेती हूँ राजस्थान अगर देखें तो वो सबसे ज्यादा नंबर 1 है इंडिया के अंदर जहाँ पे सबसे ज्यादा लैंड है। बट प्रॉब्लम है कि वहाँ की जो खेती है, वहाँ पे जो भूमि है, जो लैंड है, वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती प्रॉपर, क्योंकि भूमि जो है वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। तो वहाँ का जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो वैसे ही अगर आप देखो तो आपका लैंड ऐसा होना चाहिए जहाँ का प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे बढ़े, जहाँ का प्रोडक्शन जो हो वो बढ़े, दैट इज कॉल्ड लैंड। तो लैंड हमेशा जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ओके उसके अंदर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो कंस्ट्रेंट्स जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। दूसरा कंस्ट्रेंट अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा ऐसे लैंड होते हैं जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, लाइक इरिगेशन फैसिलिटी हो गई या फिर एजुकेशन हो गया। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन रिवोल्यूशन की हम बात करेंगे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा वाले एरिया के अंदर भी ऐसी उपजाऊ भूमि नहीं थी, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन में के द्वारा एफर्ट किए गए, जिसको हरित क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के तहत क्या किया गया था, यहाँ पे मेंशन है हरित क्रांति के बारे में भी। तो हरित क्रांति के तहत ये किया गया था कि हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज़ किए गए, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ की गई, जिसकी वजह से वहाँ पे आर्टिफिशियली एक तरीके से भूमि की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज की गई, प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया। तो आज आप पंजाब, हरियाणा और यूपी के अंदर जो देखते हो खेती, वो बेसिकली इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, दूसरा एक चीज़ ये कि हो सकता है कि कई बार लैंड कुछ भूमि के लिए, कुछ क्रॉप्स के लिए उपजाऊ नहीं होते, जैसे कि आप चावल जो है वो हर जगह नहीं उगा सकते हो। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, जब चावल की खेती कंप्लीट हो चुकी होती है तब हमें क्या करना चाहिए, देन वी कैन फोकस ऑन मल्टी क्रॉपिंग, कि दूसरी क्रॉप्स जो है वो हम उगा सकते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जहाँ पे आप दूसरे फल वगैरह भी साथ में उगा सकते हैं। सो इनके हर चीज़ के आपके कंस्ट्रेंट्स होंगे और सोल्यूशन होंगे। लेट्स से अगर मेंस में ये क्वेश्चन लिखने को आता है कि एक्सप्लेन द प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो इसके अंदर आप ये 4 पॉइंट्स लिखोगे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, और सेपरेटली सबका एक्सप्लेनेशन दोगे, जिसके अंदर थोड़े से इश्यूज दोगे, लैंड का इश्यूज दोगे, लैंड के बारे में बता के थोड़ा सा सोल्यूशन दोगे। सो ये एक्सप्लेन, ये इस तरीके का राइटिंग आपको ये दिखाता है कि ओके यू हैव a decent knowledge about the organization of production. देखिए मैंने आपको अभी बताया
to grow more than one crop on a piece of a land during the year is known as multiple cropping. ये चीज़ें आपने ज्योग्राफी में भी कवर की होंगी, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर भी दे रखा है कि व्हाट इज मल्टी क्रॉपिंग, क्योंकि उसके अंदर तो क्रॉप्स का है और एग्रीकल्चर का एक सेपरेट चैप्टर है, और ये आप अपनी चीज़ें इन्वायरमेंट में भी कवर करती हो। तो एवरी सब्जेक्ट इज इंटरलिंक विद ईच अदर। ओके, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर एक ही लैंड पे दो अलग अलग या फिर बहुत सारी क्रॉप्स अगर ग्रो की जाती है, उसको हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट डेटा वगैरह आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ही पुराने डेटाज हैं, तो ये आपको कभी भी कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर आपको कोई पूछेगा तो यही पूछेगा कि किस तरीके से आप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स में, वो करंट में सिचुएशन को लेके क्या चल रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नाउ अब हम बात करेंगे लेबर की। आई होप यहां तक आपके लिए क्लियर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लेबर। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि लेबर, लैंड के बाद हमें लेबर की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे लेबर्स होते हैं। लेबर्स अगर फार्मिंग में देखें तो बहुत सारे लार्ज फार्मर्स होते हैं, कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं। लार्ज फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा लैंड होता है। आपने अपने एरिया में भी देखा होगा, कुछ बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं, किसान होते हैं, कुछ छोटे साहूकार किसान होते हैं। ठीक है, बड़े ज़मींदार हम उनको बेसिस पे बोलते हैं, बड़े फार्मर्स हम उनके बेसिस पे बोलते हैं जिनका लैंड ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा एरिया के अंदर कवर करके रखते हैं। और छोटे फार्मर्स हम उनको बोलते हैं जिनके पास छोटा स्मॉल लैंड होता है। वहीं से हम लेबर लेके आते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि किसान खेती कर रहा होता है, काम कर रहा होता है दिन में। ठीक है, और बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मीडियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि अगर कोई भी स्मॉल फार्मर भी नहीं है, जिसके पास कोई खेत नहीं है, तो वो बड़े फार्मर्स उनको रिक्रूट करते हैं अपने फार्मिंग एरिया के अंदर कि आइए और इसके अंदर काम करिए। ठीक है, वो उनको पैसे देते हैं। तो इस तरीके से आगे जो है वो यहाँ पे सिस्टम चलता है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि कैपिटल क्या क्या चाहिए होती है फार्मिंग के अंदर। फार्मिंग के अंदर बहुत सारी कैपिटल चाहिए होती है, हल जोतने के लिए, जनरेटर, टर्बाइन, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है वो कैपिटल जो है वो फार्मिंग के अंदर चाहिए रहती है। ठीक है, अब वो बड़े फार्मर्स जो होते हैं, जो कि रिक्रूट करते हैं छोटे फार्मर्स को, वो प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर, एंड ऑल्सो आप ये भी ध्यान रखना कि आप सिर्फ फार्मिंग के सेक्टर में भी नहीं, अगर आप सर्विस में भी सेक्टर में भी जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में, तब भी आप ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज में एक मालिक होता है। मालिक ही बहुत सारे अपने वर्कर्स को जो क्या करता है, रिक्रूट करता है, जिसके बाद वो उस फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। सिमिलरली सर्विस सेक्टर के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी कोई जैसे कोई एजुकेशन सेंटर चला रहा है, वहाँ का जो मालिक होता है वो लेबर्स को रिक्रूट करता है, सो दैट दे कैन टीच, दे कैन डू अदर एक्टिविटीज, दे कैन डू स्किल वर्क लाइक दैट। सो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो लेबर इज कैन बी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। जब मैं एम्प्लॉयमेंट की आपको डेफिनेशन बताऊंगी या अनएम्प्लॉयमेंट की आपकी डेफिनेशन बताऊंगी, तब मैं लेबर के बारे में फिर से आपके सामने डिस्कस करूंगी। बट टिल नाउ आपको इतना कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि व्हाट इज लेबर। और लेबर जो होता है वो मोस्टली वहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, हु इज विलिंग टू वर्क। ओके, दीज आर द स्टोरीज के अंदर ही आपका दे रखा है। ठीक है, ये स्टोरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मैं टर्म्स बता रही हूँ दे आर इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। नाउ अब हम बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। जैसे कि मान लीजिए कि एक किसान ने खेती की, ठीक है, उसने चावल उगाया, गेहूं उगाया या शुगर केन उगाया। ठीक है, अब कैसे, अब मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि गेहूं की खेती अच्छी हो गई तो बहुत सारा गेहूं उग गया। फार्मर्स को ये चिंता होती है कि वो बेचेंगे कहाँ से, तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उनसे खरीदती है कुछ प्राइस ज़्यादा देके, फिर गवर्नमेंट वे कुछ वेयर हाउसेस को बेचती है, वेयर हाउसेस उनसे कुछ खरीदते हैं, फिर वो मंडी में जाता है, फिर मंडी से फाइनल उसका वो आके हमारे तक मार्केट में आता है और मार्केट से हमारे घर तक पहुंचता है। ठीक है,
अब बहुत सारे मीडिएटर्स आ गए मार्केट में, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट एक्सेट्रा, बट वो मार्केट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो आप ये हमेशा समझना कि सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स जो होता है वो किसान बेचता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट नहीं खरीदती है। अगर मान लो गवर्नमेंट नहीं कांटेक्ट कर पाती है या फार्मर नहीं कांटेक्ट कर पाते हैं गवर्नमेंट को, तो वो दूसरे फार्मर्स या दूसरी मंडीज जो होती है वो उनको क्या करती है, खरीदती है। सिमिलरली आप ये डेयरी एक्टिविटीज़ में भी देख सकते हो। डेयरी मतलब जो दूध, दही, मक्खन, पनीर जो एक्टिविटी आती है, जिसका भी आप सुना होगा, मदर डेयरी, देन अमूल डेयरी, ठीक है, दिल्ली दुग्ध सेवाएं दिल्ली के अंदर जो चलती है। तो आपने इस तरीके की जो देखी होंगी, दे आर द डेयरी फार्मिंग प्रोडक्शन। वो लोग भी दूध के पैकेट्स बनाते हैं और फिर मंडी के अंदर बेचते हैं, मंडी से फिर मार्केट में आता है और मार्केट से हमारे घर तक आता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चाहिए रहता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, जो रेलवे की कॉस्ट आती है या वेयर हाउसेस की कॉस्ट आती है, उसको हम किसके अंदर डालेंगे, उसको हम डालेंगे फिजिकल कैपिटल के अंदर। ठीक है, जो भी आपने अगर एक दूध तैयार किया वहां तक तो आपकी लेबर तक लगी, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको मशीनरी यूज हुई, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। लेकिन आप उसको मंडी तक लेके जाते हो या मार्केट तक लेके जाते हो, वहां पे जो चीजें इस्तेमाल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन में जो चीजें इस्तेमाल होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल कैपिटल। ओके, टूल्स, बेसिकली टूल्स एंड मशीनरी जहां पे आएगी दैट इज ऑलवेज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। ओके, अब नाउ आप बोलोगे कि ठीक है मैम फिजिकल कैपिटल है, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का क्या योगदान है। देखो, ह्यूमन कैपिटल ये होता है, विदाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कोई भी प्रोडक्शन कर लो और उस प्रोडक्शन को आप आगे तक लेके जाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि अगर मशीनरी बनाने के अंदर अगर ह्यूमन का यूज़ होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, तो सिमिलरली अगर मार्केट के अंदर आगे प्रोडक्शन तक लेके जाना है तो उसके अंदर भी एक एजुकेशन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई तरीके की जॉब्स होती हैं, लाइक सेल्स की, राइट, सेल्स मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की। अभी तो सोशल मीडिया आ गया तो आपको काफ़ी सारे सोशल मीडिया क्रिएटर दिखते हैं, डिजिटल क्रिएटर दिखते हैं जो कि बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो यहाँ पे जो ये, इसको हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। आप जो इन्फ्लुएंसर्स देखते हो सोशल मीडिया साइट्स पे या कंटेंट क्रिएटर देखते हो, तो ये आपका जो इस्तेमाल होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ओके, और ये ह्यूमन कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एजुकेशन की फॉर्म में हो सकता है, हेल्थ की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, देन आपका स्किल्स की फॉर्म में हो सकता है, किसी के पास कुछ चैट जीपीटी की स्किल्स हो गई, या किसी के पास वीडियो एडिटिंग की स्किल्स हो गई, या किसी के पास ग्राफिक डिजाइनर की स्किल्स हो गई। सो दीज आर कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो हमारे साथ बने रहें और आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको डाउट्स हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू रिप्लाई यू बैक। एंड आप इन वीडियोस को लाइक भी कर सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब पे आप नंदिनी आईएएस सर्च कीजिए, आपको मिलेगा, और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर।